ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए, कार्बन से बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। किनको छोड़ करके? कार्बोनेट को छोड़ के, कार्बोनेट को छोड़ करके, बाइकार्बोनेट को छोड़ करके, कार्बाइड को छोड़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ करके, कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ करके, इतने अगर कंपाउंड्स को छोड़ दिया जाए तो इन कंपाउंड्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कार्बन से बने हुए यौगिक कंपाउंड होंगे वो सभी सभी क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। अब क्यों इन सबको छोड़ दिया जाए? कार्बोनेट में भी तो CO3 कार्बोनेट, तो इसमें कार्बन होता है। बाइकार्बोनेट H2CO3, सॉरी HCO3, बाइकार्बोनेट में भी आपका कार्बन होता है, और कार्बाइड कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कार्बन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO में कार्बन होता है, इन सब में कार्बन होता है। फिर भी क्यों ऐसा कहा जाता है कि इन सभी को छोड़ करके? कोई बता सकते हैं इसके बारे में? क्यों हम लोग इन सभी कंपाउंड को छोड़ करके बाकी जो कंपाउंड होते हैं उसको कार्बन से बना हुआ कंपाउंड को ऑर्गेनिक कहते हैं, इनको ऑर्गेनिक क्यों नहीं कहते हैं? कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाई? देखिए, इसके पीछे रीजन यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के जैसे ये बिहेव नहीं करते हैं। इनकी प्रॉपर्टी जो होती है इन सभी कंपाउंड्स की, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे नहीं होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड प्रॉपर्टी मैंने इसके पहले पढ़ाया आप लोगों को कि आयनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टी है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या प्रॉपर्टी की कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये सभी चीज़ें। तो इन सभी चीज़ों को ये कंपाउंड फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड के श्रेणी में नहीं रखा गया है। कितने सा आसान सा जवाब है इसका। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें हाइड्रोजन होता है, और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है, या बाकी सभी एलिमेंट होते हैं कार्बन के साथ साथ। जैसे अगर देखिएगा तो कीटोन जो होता है CO ग्रुप होता है, इसके साथ में कोई भी CH3 लगा सकते हैं, CH3CO CH3, ये हो जाएगा प्रोपेनोन। या हाँ, प्रोपेनोन कहिए इसको फिलहाल, फिर बताएंगे कैसे इसका नाम लिखते हैं। प्रोपेनोन, तो इसमें कार्बन है, और क्या है? ऑक्सीजन है, और क्या? हाइड्रोजन है। अल्कोहल की बात करें, HCOOH, या CH3COH की बात करें, इसमें क्या है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ये सभी चीज़ें हैं। तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनेगा, उसके साथ में और भी अदर एलिमेंट्स रहेंगे, जैसे ऑक्सीजन रह सकता है, क्लोरीन रह सकता है, ऐसा हो सकता था CH2Cl COH, ऐसा भी कंपाउंड बनता है। तो इसके बारे में लोग पढ़ेंगे कि कैसा कैसा कंपाउंड बनता है। लेकिन ये याद रखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही नहीं आएंगे, बल्कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो कि इसमें साथ में जुड़ेंगे। उसके बारे में विशेष रूप से हम लोग बात करेंगे। कार्बन कंपाउंड का जो है जैसे कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनका कि लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl जो है वो लगभग जो है 700 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ही हाई होता है शायद। तो मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड का हाई होता है, कोवलेंट कंपाउंड का लो होता है। बहुत सारे कोवलेंट कंपाउंड तो वोलेटाइल होते हैं, जैसे कि अभी सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो सैनिटाइजर में क्या होता है? सैनिटाइजर में होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ज़्यादातर मात्रा में 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वेट, ज़्यादातर यही होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यह आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या है? ये एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है,
इसको हाथ पे लगाते हैं तो क्या होता है, हाथ से जस्ट भाप बन करके उड़ जाता है। तो कोई भी अल्कोहल जो होता है ना, उसमें वो डिसइंफेक्टेंट होता ही होता है, उसमें जर्मिसिडल प्रॉपर्टी होती है, जर्म्स को मारने की प्रॉपर्टी होती ही होती है। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है ये अभी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वोलेटाइल होता है नेचर में। एसीटोन वगैरह जो होता है नेल पॉलिश रिमूवर में जो काम आता है एसीटोन, वो भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचर क्या होता है, इससे उसको हाथ में लीजिएगा तो क्या होगा, हाथ की गर्मी को प्राप्त करके वो क्या होगा, वो उड़ जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा। तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा ही कम होता है, इतना कम कि वो हमारे हाथ पर रखने से ही केवल इसका टेम्परेचर लेकर के और वेपराइज कर जाते हैं। है ना, क्लियर है, साउंड वाउंड आ रहा है, सब क्लियर है ना? बोलिए। हाँ। नहीं, हाँ आ रहा है। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है वाइटल फोर्स थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि इसको आपको जानने के लिए इंपॉर्टेंस है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन तो नहीं पूछता है वाइटल फोर्स थ्योरी से, बट हाँ इसके कंसेप्ट के बीच में आपको एक वाइटल फोर्स थ्योरी समझने के लिए मिलेगा। शुरू शुरू में क्या था कि ऐसा माना जाता रहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स केवल और केवल कहाँ मिलेंगे, किसी जीवित वस्तु के शरीर में, जीवित वस्तु का जीवित जंतु के शरीर में मिलेंगे, चाहे वो पौधे हों, जानवर हों, उन्हीं के अंदर मिल सकते हैं। और इसीलिए एक वाइटल फोर्स की आवश्यकता होती है कि जो जीवित वस्तुओं में क्या कर सके, इन चीज़ों का यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रिपरेशन की जाए कर सके। यानी कि पहले ये माना जाता रहा बहुत लंबे समय तक कि जो जीवित वस्तु हैं, जीवित जीव जंतु हैं, उसी के अंदर केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पाया जा सकता है। 1828 में, साल था 1828, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक वोलर। इन्होंने क्या किया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम था अमोनियम साइनेट, NH4CNO इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, NH4CNO, नाम अमोनियम साइनेट, इस्तेमाल किया गया किसके द्वारा, फ्रेडरिक वोलर के द्वारा। क्या करने के लिए, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, यूरिया था, जिसको कि केमिकली फॉर्मेट डाई एमिनो कीटोन के नाम से जाना जाता है। और इसका सिंबल NH2CO NH2 या NH2CO है। ध्यान दीजिएगा क्या हुआ यहाँ पर, 1828 का साल था जिस समय में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था फ्रेडरिक वोलर, उन्होंने क्या किया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया। कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, अमोनियम साइनेट, NH4CNO ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसको लिया। और इसको लेकर क्या किया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया, बनाया। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया। फॉर्मूला इसका क्या था, NH2CO NH2, ठीक है। नाम क्या हो गया, डाई एमिनो, और सीओ कीटोन को कहते हैं, तो कीटोन, डाई एमिनो कीटोन इसका नाम हो गया। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से क्या बना, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। यूरिया जो था, ऐसे तो बहुत सारा फिर बाद में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जाने लगा, लेकिन यूरिया जो था उसकी विशेषता क्या थी कि ये सबसे फर्स्टली डेवलप्ड प्रिपेयर्ड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड था इन लेबोरेटरी। और जब ऐसा हुआ कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना लिया गया, तो जो ये वाइटल फोर्स थ्योरी थी जो कि कहती थी, जिससे कि लोग मानते थे कि सिर्फ जीवित जीव जंतु में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलता है या उसी से बनता है, तो इसको जो है ये फोर्स, वाइटल फोर्स थ्योरी खत्म हो गई, ये रिजेक्ट हो गया। तो दिस लेड टू द रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी फॉर ऑल द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद तो लगातार जो है बहुत ही मात्रा में जो है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदला जाने लगा। और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब था जब इथीन का फॉर्मेशन हुआ। और इथीन के फॉर्मेशन के बाद क्या किया गया, इसको जो पॉलीमराइज करके पॉलीथीन बनाया गया। तो पॉलीथीन जो प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं ना, वो क्या है, इथीन का पॉलीमर है।
पॉलीमर बना कि बहुत लंबा चेन एडिशन रिएक्शन के द्वारा चेन को लंबा किया जाता है पॉलीमराइजेशन विधि से, तो वह पॉलीमर है पॉलीथीन डाइथीन। तो स्टार्टिंग यहीं से हुआ, यूरिया बना सबसे पहले, फ्रेडरिक वोलर ने क्या किया, यूरिया को बनाया अमोनियम साइनेट से, जिसके बाद फिर जो है बाद बाकी जो है साइंटिस्ट ने धीरे धीरे करके इसके बाद पर रिसर्च किया, उसके जानते हैं बहुत सारी चीज़ बनता रहा। कार्बन के जो ऑक्साइड्स होते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बाइड, ये भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। कौन से कंपाउंड्स होते हैं? कार्बन कंपाउंड्स। ध्यान दीजिएगा, कौन से कंपाउंड होते हैं? कार्बन कंपाउंड होते हैं। लेकिन इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहा जाता है। क्या होते हैं? कार्बन कंपाउंड होते हैं। क्या नहीं होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं। कारण क्या है कि इनकी जो प्रॉपर्टी है यह बिल्कुल अलग होती है कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड से। जब प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगी तो उसको सदस्यता नहीं माना जाएगा। अब लायन है और डियर है, ठीक है, लायन माना शेर है, डियर मतलब जानते हैं हिरन है। दोनों जीव है, जंगली जीव है, लायन भी जंगल में रहता है, डियर भी जंगल में रहता है, लेकिन दोनों एक कम्युनिटी का नहीं है। दोनों जीव है लेकिन क्या है, एक कम्युनिटी का नहीं है जीव। क्यों? क्योंकि दोनों की विशेषताएं अलग अलग हैं, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। डियर जो होता है ये शुद्ध शाकाहारी होता है, जबकि लायन जो है डियर खा जाता है। सबसे पहला बड़ा विशेषता यहीं पर आ गया है। एक जो है हर्बीवोर होता है, दूसरा कार्निवोर होता है। दूसरी बात है कि संरचना जो है दोनों शरीर की अलग अलग होती है, चाहे दोनों चार पाया जीव हो, परंतु फिर भी उसके बाद की संरचना जो शरीर की बॉडी स्ट्रक्चर है वो अलग होती है। फिर लिविंग हैबिटेट अलग होता है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, तो प्रॉपर्टी जो है अलग हो जाती है, इसलिए ये इसके जैसा तो है लेकिन यही नहीं है। मतलब लायन और डियर दोनों जानवर हैं लेकिन दोनों एक ही कम्युनिटी की वजह से नहीं है। समझ रहे बात को? इसलिए कार्बन कंपाउंड तो होंगे, कार्बन के ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बाइड, ये सभी कार्बन कंपाउंड होंगे, लेकिन इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं माना जाएगा क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी मिलती नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। इस बेसिस पे इसका जवाब होगा। तो जो टेट्रावैलेंसी अगर के बारे में पढ़े थे, इसका क्वेश्चन यहाँ पर है, कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। वही दो प्रॉपर्टीज है, कैटनेशन और टेट्रावैलेंसी। इसी दोनों से इसका आंसर दिया जाएगा, क्योंकि दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो कार्बन के एलिमेंट की होती है, जो कि बहुत लंबे वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फॉर्म करने के काम आती है। एक तो कैटनेशन होता है, दूसरा टेट्रावैलेंसी होता है। तो ये पुराने टॉपिक से क्वेश्चन था। अब देखिए, वैरायटी ऑफ कार्बन चेन्स एग्जिस्ट या फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम्स। कार्बन के एटम के द्वारा बहुत ही तरह का चेन बनाया जाता है। अब कार्बन अगर एक दूसरे से जुड़ता है तो उसके जुड़ने की तरीका होगा, किस तरह से जुड़ता है कार्बन एक दूसरे से। एक तो हमने पढ़ा सीधी सीधी इस तरह से कार्बन एक दूसरे से जुड़ता चला जाता है। और भी तरीका हो सकता है, किसी दूसरे तरीके में भी कार्बन जुड़ता होगा। एक तो ये स्ट्रेट सीधे जुड़ता चला गया, एक हो सकता है इसके बीच से कुछ ब्रांच वगैरह निकल जाएगा, अब इसमें जुड़ना शुरू हो गया, ऐसे जुड़ता चला जाएगा। तो कैसे जुड़ता है इस चीज़ को समझते हैं, कार्बन एक दूसरे के साथ किस किस प्रकार से, किस किस फॉर्म में, किस किस शेप में जुड़ता है। तो वैरायटी जो इसमें तीन है। पहला तो स्ट्रेट चेन, दूसरा ब्रांच चेन, तीसरा रिंग या क्लोज चेन। अब यहाँ से ध्यान से समझना शुरू कर दीजिएगा। यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट शुरू हो गया है। अब इसके बाद जो आप लोग को पहले नहीं भी पढ़ाए थे जो चीज़ें, वो भी पढ़ाएंगे। और जहाँ तक हमको इस बार का सिलेबस का मालूम चला है अगले साल के लिए, तो सिलेबस हमको लग रहा है कि वही पूरा का पूरा किताब पढ़ रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। कल या परसों कहीं आर्टिकल में पढ़ रहे थे, तो ऐसा शायद हम देखे थे कि सिलेबस में कोई रिडक्शन नहीं होगा। तो बाद बाकी देख लेंगे फिर बाद में। पूरा का पूरा किताब पढ़ना है जहाँ तक एग्जाम में। स्ट्रेट चेन देखिए क्या होता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना करके, ये तीसरे के साथ एक बॉन्ड बना के, चौथे के साथ एक बॉन्ड बना के, स्ट्रेटली इस तरह से करके ये चलता चला जाता है, इसको कहते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड। अब ऐसे देखिए, कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भागों में बांटा गया है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक क्या होते हैं? जो कि क्लोज चेन नहीं होते हैं, डबल बॉन्ड वाले, वो एलिफेटिक में आते हैं।
और जो कि क्लोज चेन होते हैं डबल बॉन्ड वाले, वो एरोमेटिक में आते हैं। जैसे बेंजीन अगर कहा जाए तो बेंजीन और उससे बना हुआ जितना भी कंपाउंड है वो सभी सभी एरोमेटिक कंपाउंड में आता है। इधर बाद बाकी जितना हम लोग पढ़ते हैं इस तरह का ब्रांच चेन स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड है, तो वो सब का सब आ जाता है आपका एलिफेटिक कंपाउंड में। तो पूरा विषय तरह से चर्चा करेंगे, पहले अभी वैरायटी पढ़ लेते हैं उसके बाद। ब्रांच चेन में क्या होगा, देखिए क्या होता है, पेड़ में क्या होता है, देखिए सीधे इस तरह से जा करके पेड़ सीधा जा रहा होता है और बीच बीच में ऐसे ब्रांच निकला हुआ रहता है, शाखा निकला रहता है बीच बीच में। तो इसी तरह से क्या होगा यहाँ पर भी ब्रांच चेन में, ये इस तरह से स्ट्रेट चेन जा ही रहा है, इसमें बीच में कहीं से एक तो ब्रांच निकल जाएगा, तो ये कहलाएगा ब्रांच चेन। अच्छा, अगर यहाँ पर यही कार्बन यहाँ से उठा करके अगर यहाँ पर लगा दिया जाए तो क्या ये भी ब्रांच चेन का एग्जाम्पल होगा क्या? जैसे मान लिया कि ये सी है, सी है, सी है, सी है, 4 कार्बन का कंपाउंड है, सब जगह हाइड्रोजन लगा दिए इधर बाद बाकी। ऐसे पूछ रहे हैं। और यहाँ पर जो सी था उसको खाली यहाँ उठा कर देते हैं, बाद बाकी एच यहाँ भी लगा देते हैं। क्या ये वाला जो कंपाउंड है जो अभी मैंने नया नया फॉर्म किया है, क्या इस कंपाउंड को ब्रांच चेन कह सकते हैं? देखिए सीधे अगर ऐसे जा रहा है, बीच में कहीं ब्रांच निकल गया तो ब्रांच चेन कहलाएगा, यही बात बोले थे। अब आपको कहना होगा कि सर यहाँ पर इस तरह से ब्रांच निकला तो है, यहाँ कार्बन है तो ब्रांच निकल गया है, लेकिन देखिए पेड़ अगर इस तरह से जा रहा है और जा करके लास्ट में ऐसे मुड़ जाता है ना, ये ब्रांचेज हैं उसके, ये ब्रांचेज हैं उसके। लेकिन ये अगर सीधे इस तरह से जा करके और यूं मुड़ जाए तो क्या इसको हम लोग ब्रांच कहेंगे, ऊपर वाले भाग को? ये पेड़ का नहीं। जुड़ा हुआ हिस्सा तना में आएगा कि शाखा में आएगा? तो स्टेम ही होगा ना पेड़ का, जो मुड़ गया आगे जाके। तो यहाँ पर उसी तरह से अगर देखिएगा तो ये क्या हो रहा है, इस तरह से कार्बन चलता चला जा रहा है और इस तरह से मुड़ गया है यहाँ पर, समझ रहे हैं बात को? तो ये क्या है, ये स्ट्रेट चेन का ही एग्जाम्पल है, इसको स्ट्रेट चेन में ही गिना जाएगा, इसको ब्रांच चेन में नहीं गिना जाएगा। अगर यहाँ पर भी कार्बन रहेगा ना तो भी इस तरह से आकर के आप देखिए तो ये भी क्या होगा, स्ट्रेट चेन का ही उदाहरण होगा। तो दोनों ही स्ट्रेट चेन के उदाहरण होंगे। अगर तो इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर इन दोनों पर अगर कार्बन जुड़ा हुआ रहे तो फिर ये ब्रांच चेन का उदाहरण होगा, बाद बाकी दोनों स्थान पर क्या होगा, ये स्ट्रेट चेन का ही उदाहरण होगा। ऐसे और भी करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, तो फिर क्लियर हो जाएगा कि ब्रांच चेन स्ट्रेट चेन में क्या डिफरेंस है। एक तीसरा चेन क्या होता है, रिंग चेन होता है या क्लोज चेन होता है, जब कार्बन एक कार्बन दूसरे के साथ जुड़ता है और क्या बनाता है, रिंग बनाता है, इस तरह से क्लोज रिंग। वैरायटी में एक स्ट्रेट चेन, दूसरा ब्रांच चेन, तीसरा रिंग चेन। अब देखिए हाइड्रोकार्बन जो है क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें कि हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने हुए हैं वो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या हुआ, कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ऐसा कंपाउंड जिसमें कि कार्बन हो और क्या हो, हाइड्रोजन हो केवल, तो क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अब हाइड्रोकार्बन कितने तरह का, 2 तरह का, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन एटम जो है वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, यानी जिसमें कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, कितना भी लंबा हो लेकिन क्या हो, सिंगले बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में, वो कहलाया क्या, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसेचुरेटेड में क्या हो जाएगा, जिसमें कि कम से कम एक डबल बॉन्ड हो जाए या एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, आइदर 1 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड और बोथ दोनों हो तो भी वो क्या होगा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ही उदाहरण होगा। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल जैसे अल्केन हो गया, जैसे मीथेन, इथेन। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा।
आपका अल्केन का CnH2n प्लस 2, ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके लास्ट में ANE लगा होता है। ANE जिनके लास्ट में लगा है वो क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इनके कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2 होगा। अब N की अलग अलग वैल्यू के लिए इसका अलग अलग फॉर्मूला होगा। जैसे N की वैल्यू अगर 1 रखें यहाँ पर CnH2n प्लस 2 में, तो Cn की वैल्यू 1 हो जाएगी, H 2 इंटू 1 हो जाएगा और प्लस में 2 हो जाएगा, तो जाएगा CH2 प्लस 2 यानी कि CH4। इसी तरह से अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होंगे जिनमें कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन हाइड्रोकार्बन होगा वो कहलाएगा अल्कीन, इसके लास्ट में ENE लगा होगा। इसका जनरल फॉर्मूला इसमें से 2 घटा देना है, CnH2n हो जाएगा, ये -2 हटा देना है यहाँ से H वाले में से, CnH2n। अब अगर इसमें कार्बन की संख्या 1 है तो क्या हो जाएगा, C1H2 इंटू 1, क्या हो जाएगा CH2। अब यह जान के आपको आश्चर्य होगा कि CH2 जो है वो कंपाउंड फॉर्म नहीं करता है, कम से कम 2 कार्बन चाहिए एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बनाने के लिए। तो N की वैल्यू कम से कम 2 रखेंगे, N की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो हो जाएगा C2H4, नाम हो जाएगा इथीन। नोमेनक्लेचर के बारे में बताएंगे इसको। उसके बाद एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो वो कहलाएगा अल्काइन। तो आपका जो हाइड्रोकार्बन है वो 2 प्रकार का, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा, वो कहलाएगा अल्केन, ALKANE अल्केन। नाम हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n प्लस 2। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 तरह का, जिसमें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो एक, दूसरा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो दूसरा। डबल बॉन्ड वाला का फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n, नाम हो जाएगा अल्कीन, ALKENE अल्कीन, और हो जाएगा CnH2n माइनस 2, नाम हो जाएगा अल्काइन, जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। इस तरह से जो है आपका सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ये सब बात है। तो इसको जो है किताब से पढ़िएगा आज आप लोग, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जहाँ तक बताए हैं। और उसके बाद आप लोग क्या करना है पता है ना, नाम लिखना है, मतलब फार्मूला बनाना है। अच्छा, इसका नोमेनक्लेचर बताएंगे, चलिए कल ही बताएंगे, कल ही टास्क देंगे। जो पहले लिए हुए टास्क उनको तो पता ही है क्या बनाना है, आपको कल बता देंगे। आज हाइड्रोकार्बन में ही करते हैं क्लास में।